रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 में आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन टॉपिक को आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक एडवाइस की थी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक का एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, पढ़ना है और हैंड फ्री यूज़ करके आप लेक्चर को सुना करें ताकि आपकी कंसंट्रेशन लेक्चर के ऊपर ज़्यादा हो। और दूसरा ये कि आपको जो लेक्चर सेकंड चैप्टर का दिया जाएगा उसको आपने डेली के डेली आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको मुश्किल पेश कर देगा अगर आपने इसको साथ साथ तैयार ना किया। तो सबसे पहले हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अक्सर पेपर में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। ये एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखता है सवाल। कार्बन की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले अगर हम ये जानना चाहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो बुक ने यहीं से स्टार्ट किया है कि कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन एक बुनियादी एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर कोई स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं बन सकता। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस तरह लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं, ये भी बात आप जहन में रखिएगा, वो ऑर्गेनिक होती है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक। तो फूड को डिफाइन कैसे करेंगे कि फूड वो होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। जब कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं बनेंगे, एनर्जी भी हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज, और ये इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त खसूसियत है, यूनिक प्रॉपर्टीज है। कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ लाइफ। इसी वजह से कार्बन रखता है एक मरकजी पोजीशन, जगह लाइफ के अंदर। तो ये मैंने आपको तफसील बता दी इसकी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर एज फॉलोज। फॉलो करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड्स। पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज है। अब जो बॉन्ड शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग से बने, ये ज़हन में रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बने दो एटम के दरमियान जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करें और उससे एक बॉन्ड बने, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड डिफरेंट है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक दूसरे को, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे बल्कि शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। वो भी मैं बताता हूं कैसे करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड व्हेन टू और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप सब जानते हैं हर एटम ये चाहता है कि वो अपने आखिरी मदार को पूरा करे। आखिरी मदार को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने मदार को किसी ना किस तरीके से पूरा कर ले। तो इसी तरह वो उस मदार को पूरा करने के लिए अपने आखिरी मदार को वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब वो शेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, वो 3 इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है। When an electron pair is shared, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है बिटवीन 2 एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 एटम के दरमियान शेयर होगा उसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे।
जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो हम उसे कहेंगे डबल। इंस्टेड ऑफ तीन पेयर हो जाएंगे तो हम उसे कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की मैक्सिमम रेंज क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मैक्सिमम एटम दूसरे एटम के साथ तीन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी हाइड्रोजन की, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब ये कैसे, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी मदार पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी मदार पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहले मदार में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चल जाएंगे, इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी दो इलेक्ट्रॉन की। कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे पेयर की शक्ल में, इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा और इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना मदार पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे शेल में कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। जैसे आपके सामने ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, 2 इसके पास मौजूद हैं। अब 6 और 2 8, कभी ये 6 इसके पास चल जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कभी ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसी तरह ऑक्सीजन करता है डबल बॉन्ड में। तो इसको बेसिकली हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होता है। उसके बाद कार्बन कैन रिएक्ट विद मैनी अदर एलिमेंट टू फॉर्म कोवलेंट। इस तरह कार्बन काफी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये ज़हन में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट से, कार्बन बॉन्ड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कार्बन बॉन्ड में ये सलाहियत है, क्योंकि शेयरिंग पेयरिंग होके बना है, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जीफुल होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। ये बात आपने याद रखनी, एमसीक्यूज भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली मैंने आपके येलो बॉक्स के बारे में डिस्कस किया, जो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में येलो बॉक्स है। ये तो होगी उसकी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है, कार्बन इज द टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि 4 वैलेंसी। अब कार्बन जो है उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अब बॉन्डिंग बनाने के लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ या 4 मॉलिक्यूल के साथ जाकर, एटम के साथ जाकर वो बॉन्डिंग बना सकता है। कार्बन इज द टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब कि 4 दूसरे एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर एटम और रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या होते हैं ये भी हमने समझना है। ये मैनी अदर एटम के साथ या रेडिकल के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब रेडिकल वो एटम होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे मैं क्लोरीन को अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 8 होते हैं शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसको 1 चाहिए। तो क्लोरीन तो अब हाइड्रोजन को नहीं दे सकता, 7 के साथ उसको दे दे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद 1 अनपेयर्ड है, उसको 7 चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि क्लोरीन अपने सातों के सातों क्या है, हाइड्रोजन को दे दे। लेकिन ये क्या करेंगे,
ये अनपेयर्ड हाइड्रोजन इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस तरह एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसे कहते हैं रेडिकल्स। तो ट्रांसफर कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन को, तो रेडिकल के साथ जाके बॉन्ड बनाता है टू फॉर्म कोवलेंट। इट रिजल्ट द स्टेबल कन्फिगरेशन। ये बेसिकली क्या किया इसने, ये एक इसने स्टेबल कन्फिगरेशन बनाई है। अब स्टेबल कन्फिगरेशन कैसे बनती है वो भी मैं आपको बना के बता देता हूं। कार्बन 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है और वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये जो बॉन्डिंग हुई है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, ये टेट्राहेड्रॉन है, यानी कि ये वैलेंट टेट्राहेड्रॉन कन्फिगरेशन है। टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है 4 कोनों वाला। यहां पर आपको 4 कोने नजर आ रहे हैं। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई और टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री बनाई। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। बनावट इसकी टेट्राहेड्रॉन बनावट होती है 4 कोनों वाली। इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ही स्टेबल कार्बन होता जाएगा। तो इसलिए कार्बन एक स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि ये बॉन्डिंग बनाता है और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बना रहा है ये अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक चेयर है, उसकी 4 टांगे हैं, 4 लेग्स हैं, वो स्टेबल है, यानी कि उसका मटेरियल चेयर का इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो वजन को बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर स्टेबिलिटी है। अगर उसके अंदर वो मटेरियल नहीं होगा जो वजन को बर्दाश्त करे तो चेयर टूट जाएगी बैठने से। अब चेयर की 4 लेग्स हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है और मटेरियल भी अच्छा है। अगर हम उसकी एक लेग्स को खत्म कर दें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा वो। अगर हम एक और टांग कम कर दें, 2 रह जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरह हम कम करते जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम बढ़ाते जाएंगे, टांगों को 4 से 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आती जाएगी। तो यही बात बताई जा रही है। कार्बन 4 कोनों वाला है, 4 एटम के साथ बॉन्ड कर बनाता है और जिससे उसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है, उसकी कैम पजीरी में, और उसके पास स्ट्रक्चर जो बनता है वो मजबूत बनता है। तो इसलिए तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, वो कार्बन से मिलकर बने हैं। यही रीजन है इसकी। स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावेलेंसी, ये बात याद रखिएगा। जो इसकी कैम पजीरी है बेसिकली वो टेट्रावेलेंसी से है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बनाते हैं, इसके दूसरे ग्रुप के एलिमेंट भी 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो जरा वीक होता है, कार्बन जरा मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी कैम पजीरी ज्यादा है। मेक इट फेवरेबल टू फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर, इसी वजह से ये फेवरेबल बन जाता है सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर एक शेप बनाएगा और वो शेप स्टेबल होगी और उस स्टेबल होने की वजह से ये फेवरेबल हो जाएगा और फेवर होने की वजह से ये सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं सेल के स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बना हुआ है आप सब जानते हैं, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है, सॉरी कार्बन बना रहा है। तो इसी वजह से ये एक स्टेबल कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में, सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की प्रॉपर्टीज है, कार्बन से कार्बन बॉन्डिंग कैटिनेशन। कैटिनेशन कहते हैं चेन को, याद रखिएगा। तो यहां पे हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कार्बन की चेन। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के चेन बना रहे हैं। लिंकेज ऑफ द एटम ऑफ द सम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जो एटम लिंक करते हैं सम एलिमेंट के वो लॉन्ग चेन बना देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मैंने आपको एक लॉन्ग चेन बना के दिखाया।
तो ये बेसिकली क्या है, ये कैटिनेशन है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग कहलाती है। कार्बन एटम कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म स्टेबल, यानी कि जब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जा रहा है तो ये स्टेबल बना रहा है, उसे क्याम पजीर बना रहा है, मजबूत बना रहा है। हाँ, वो स्टेबिलिटी हो सकती है ब्रांच की शक्ल में भी, अनब्रांच की शक्ल में भी और रिंग की शक्ल में भी। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये बेसिकली क्या है। और इसी कार्बन से कार्बन बॉन्डिंग से एक स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि एक पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ढांचा बनता है। अब ये मैंने क्यों हाईलाइट किया, बेसिकली यही इसी तरह के स्टेटमेंट पेपर में आई हुई है, बोर्ड के पेपर में, राइट अ नोट अ स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां आप इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन ही लिखेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं ब्रांच, अनब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं अनब्रांच को। अब इसकी कोई ब्रांच नहीं है, मैं 6 कार्बन को डिजाइन करता हूं, ये 6 कार्बन है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए बॉन्डिंग के लिए, 3 चाहिए, 1 2 और ये 3, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 बॉन्डिंग पूरी होगी इसकी। इस कार्बन को कितने बॉन्डिंग चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं और ये 2 हो गई, 2 है। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको 3 चाहिए हाइड्रोजन। तो इस तरह ये एक अनब्रांच कन्फ्यूगेशन बन जाएगी। इसी तरह हम ब्रांच को देख लेते हैं। अब ब्रांच स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये कार्बन है, अब आपके सामने ये ब्रांच, ये भी 6 कार्बन वाला है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन के, 3 चाहिए, 1 2 3, तो हमने ये 3 लगा दिए। इसको कितने चाहिए कार्बन को, 1 चाहिए, क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी लगा हुआ है। इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी लगा हुआ है। इस कार्बन को कितने चाहिए, 1 चाहिए। इस कार्बन को 3 चाहिए। इस तरह जब आप डिजाइन करेंगे एक चीज को तो आपको बात समझ आती जाएगी कि इस तरह एक वैलेंसियां अटैच होनी है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। अब मैं एक और 6 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। ये आपने ड्रॉ भी करने हैं जब आपके पास ये सवाल आएगा। तो ये आपके पास 6 कार्बन है। अब ये डबल बॉन्ड मैंने अटैच कर दिया। अब आपने ये देखना है कि इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 चाहिए। इसको कितने चाहिए, 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 चाहिए। 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 चाहिए। 1 2 3 ऑलरेडी है, 1 चाहिए। 1 2 3 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। इस तरह बताने का मकसद ये है कि है ये 6 कार्बन वाले, ये भी 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन, लेकिन इनकी अरेंजमेंट इस तरह की गई है कि ये एक स्टेबल बन गए और कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है, जो चीज जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतने ही वो फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत ज्यादा रखेगी। तो इसलिए रखा हुआ है, दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही सलाहियत कार्बन की जिम्मेदार है कि बड़े पैमाने पर इकसाम बनाती है पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जितनी चीज पेचीदा होती जाएगी, ज़हन में रखिएगा, उतने ही उसमें फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी और उतने ही लाइफ जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और उतने ही मेटाबॉलिक रिएक्शन या हम कह दें कि फंक्शन ज्यादा होते जाएंगे बॉडी के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आखिरी बात, कार्बन विद अदर एलिमेंट्स।
कार्बन अब बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन से कार्बन तो हमने देख ली, ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ एंड सल्फर के साथ, इनके साथ भी ये बॉन्डिंग बनाता है वगैरह, इट इज एटसेट्रा। एज ए रिजल्ट लार्ज वैरायटी, इस तरह बड़ी पैमाने पर वैरायटी मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इकसाम मिलती है। तो जो बुक में आपके 3 बॉन्ड बताए गए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, अक्सर पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बात पूछी जाती है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस बता दें। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि मख्फी, पोशीदा, छुपी हुई एनर्जी। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जहां पर होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये एनर्जी स्टोर करेंगे और जब ये टूटेंगे ये एनर्जी देंगे बॉडी को। अब वाटर की अगर मैं एग्जांपल लिखूं, वाटर में तो एनर्जी नहीं है क्योंकि वाटर में तो कार्बन मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर कार्बन हाइड्रोजन जहां पर होंगे वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेंगे और जब बॉडी को रिक्वायर होंगे, किसके लिए रिक्वायर होंगे, सेल एक्टिविटी, सेल के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए जब एनर्जी चाहिए होगी, ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी कौन सा बॉन्ड देता है, कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन से फास्फोरस बॉन्ड, कार्बन से कार्बन बॉन्ड, इस तरह, यानी कि ये एमसीक्यू बात पूछी जाएगी आपसे। दूसरी बात, कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड सॉरी, complex carbohydrate molecule becomes stable due to the carbon hydrogen association, the glycosidic linkage। अब याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के मिलने से, ऑक्सीजन बॉन्ड के मिलने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आपने 9th-10th में बात पढ़ी होगी, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड होते हैं और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो मोनो आपस में मिलेगा तो ओलिगो बनेगा, मोनो आपस में, बहुत सारे मोनो आपस में मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। जैसे मैं यहां पर मोनोसेक्राइड इस तरह मोनोसेक्राइड लिख देता हूं। अब ये जो 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिल रहे हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बॉन्डिंग हो रही है। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स एक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर देगा और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी। इसके बाद कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे और जब अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, इसीलिए लिखा हुआ है कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन, 2 अमाइनो एसिड का कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएगा। एज ए रिजल्ट प्रोटीन आर फॉर्म विच हैव वेरियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद है, मुख्तलिफ प्रोटीन है जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये बात आपको पता होगा। एंजाइम एक प्रोटीन है, वो अलग काम कर रही है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो अलग काम कर रही है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो अलग काम कर रही है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो अलग काम कर रही है। इस तरह यानी कि हमारी बॉडी में बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में वेरियस स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से प्रोटीन मौजूद है और वो अमाइनो एसिड बनाते हैं जब अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब कार्बन और नाइट्रोजन आपस में अमाइनो एसिड के मिलते हैं। उसके बाद आखिरी बात, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के यहां पर बताए गए हैं, एक आपको मैक्रोमॉलिक्यूल बताए गए और एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स बताए गए हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के आपको समझ आ गई, एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रो लफ्ज से जाहिर है कि बड़ी चीज है, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बन, जैसे एक ईंट है, बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार बना देंगी,
तो दीवार क्या, एक बड़ी चीज। अब ईंट का नाम छुप गया, अब हम ईंट नहीं कहेंगे, हम ये तो नहीं कह सकते ईंटों वाली दीवार, हम सिंपल कहेंगे ये दीवार है। इसका मतलब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल भी छोटी छोटी चीज एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। कार्बन कैन फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ता जाएगा और सैकड़ों हजारों ग्लूकोज मिलते जाएंगे तो सेलुलोज बन जाएगा। फैट्स किस तरह बनेंगे, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल आपस में मिलते जाएंगे तो फैट बन जाएगा। अमाइनो एसिड हजारों की सैकड़ों की तादाद में जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो इस तरह यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे। दे आर जनरली इनसोलेबल इन वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल पानी में हल नहीं होते। मैं आपको एक समझाता हूं क्यों नहीं हल होते। वाटर का मॉलिक्यूल कभी भी उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा जो साइज में बड़ा होता जाएगा मॉलिक्यूल्स। तो हम मैक्रो पढ़ रहे हैं और मैक्रो इनसोलेबल होते हैं। इसी वजह से बात बताई जा रही है कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा पानी की अट्रैक्शन उसकी तरफ खत्म होती जाएगी, क्योंकि पानी खुद एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी अट्रैक्शन बड़े मॉलिक्यूल की तरफ खत्म हो जाएगी और ये पानी की तरफ जाएगा नहीं, इस तरह पानी में हल पजीर नहीं होगा। तो जब ये हल पजीर नहीं होगा तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। ये कुछ मकसद के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सेल वॉल को बना रहे हैं। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आप सब जानते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या चीज होती है, साइटोप्लाज्म होता है, यह भी आप सब जानते हैं। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन ना होता तो वो तो पानी में हल हो जाता, और न्यूक्लियस में तो सारा विरासत है और वो तो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं होता। इसी वजह से वो पानी में हल पजीर नहीं होता। इवन के आप सब जानते होंगे कि साइटोप्लाज्म में 70% से ज्यादा वाटर होता है, फिर भी न्यूक्लियस उसके अंदर हल नहीं होता। वो यही रीजन है कि वो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन आप सब जानते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए वो पानी में हल पजीर नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसलिए पानी की अट्रैक्शन उसकी तरफ कम हो जाती है। एक बात मैंने आपको बताई कि वो सेल के स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। दूसरी बात, स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जितनी चीज बड़ी होगी वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो वो जब टूटेगी तो उससे एनर्जी मिलेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टार्च की, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। हम रोजाना स्टार्च यूज करते हैं, यानी कि हम गंदम, चावल, आलू, इस तरह की चीजें डेली खाते हैं। अब स्टार्च किस तरह बना? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स है। सैकड़ों हजारों ग्लूकोज आपस में मिले होंगे और स्टार्च बना हो। ग्लूकोज क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल है, और हमारी बॉडी का ईंधन है। इसे कहते हैं फ्यूल ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी इसके बगैर नहीं रह सकती, ईंधन है ये। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल सर्व एज ए स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। तो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बनाएंगे, फैटी एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे फैट बनाएंगे, चिकनाइयां बनाएंगे। और उसके बाद आखिरी बात हमारी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। माइक्रो मॉलिक्यूल सच एज द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, टिक करें इनमें से, तो ऑप्शन आपको दी जाती है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल एक तो साइज में छोटे होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल साइज में बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब इनका मकसद क्या है छोटे मॉलिक्यूलों का? इनका मकसद ये है, आखिरी बात है हमारी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक बात ज़हन में रखिएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे ग्लूकोज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। डायरेक्ट अगर आपने ग्लूकोज लेना है तो आप डेट, खजूरें खाएं,
फिग्स अंजीर खाएं, ग्रेप्स अंगूर खाएं, दैट आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये ग्लूकोज है इसका डायरेक्ट, जो आपके ब्लड के अंदर डायरेक्ट जाता है। इसी तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी के तौर पे काम आते हैं, क्योंकि वो जुड़ते जाते हैं और बड़ी चीज बना देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है और फिर छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सम स्मॉल मॉलिक्यूल आर वेरी अनस्टेबल। कुछ मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, गैर क़याम पजीर होते हैं। एंड इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, और फौरन टूट जाते हैं और एनर्जी जब बॉडी को चाहिए होती है तो फौरन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इमीडिएटली। उसके एग्जांपल है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीडिएटली फौरन टूट जाता है, और ये एमसीक्यूज भी है। कुछ मॉलिक्यूल इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो इमीडिएटली सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं बॉडी के लिए। वो इनमें से कौन से हैं? ग्लूकोज, फैटी एसिड, एटीपी, अमाइनो एसिड। ये 4 ऑप्शन ऐसे भी दी जाती हैं। तो एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तो याद रखिएगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एटीपी टूटेगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म आप सब जानते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये अनस्टेबल होते हैं एक तो, और फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी उसकी एग्जांपल है। सच ए सबसे इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म, इसलिए सेल को फौरन एनर्जी ये प्रोवाइड कर देते हैं। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आखिरी बात, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? जैसे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, हम ऐसे लफ्ज यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी है। तो ईंट वहां पर एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो ईंट ने मिलकर क्या किया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। इसी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि सम मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज स्मॉल मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज ए सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, के छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देंगे। जैसे अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे, प्रोटीन बना देंगे। ग्लूकोज आपस में मिलते जाएंगे, पॉलीसेकेराइड बना देंगे। फैटी एसिड आपस में मिलते जाएंगे, फैट बना देंगे। दैट इज द स्मॉल मॉलिक्यूल एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको बार बार आप पढ़ें और इसको हर टॉपिक को आप लेक्चर वाइज प्रिपेयर करें। तो इसको मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस किया, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, उसके बाद टेट्रावैलेंसी को हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी जिसको इंपॉर्टेंस कहते हैं उसको डिस्कस किया, कैटिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा, कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड को देखा, उसके बाद कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड को देखा, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देखी जो मैक्रो मॉलिक्यूल है और माइक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपके सामने सेलुलोज है, फैट है, प्रोटीन है, सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड है। और इस तरह ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। एटीपी फौरन एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि अनस्टेबल है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।